में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें एमसीक्यू, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिसेस वो होगा। तो यहाँ तक आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें लेक्चर नंबर मेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपकी स्किल आप खुद चेक करेंगे उसमें क्वेश्चंस को देख देख के कि आप सीख पाए। 3 लेक्चर्स आपके जो है, आज तीसरा लेक्चर है, आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। आज फाइनल टच दे रहे हैं इस चैप्टर को। बेटा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। एजुकेशन और हेल्थ को रेगुलेट करने की हमने अथॉरिटीज लिखवाई थी लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है जी। तो वहां से एमसीक्यू आता है, मैंने आपको बोला था, आपको पता होगा, जैसे हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए आईसीएमआर होता है ना। हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए आईसीएमआर होता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ऐसी एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए मैंने आपको एक एनसीईआरटी का नाम भी बताया था, यूजीसी का नाम भी बताया था, हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में 2 पिलर हैं जिन पे मैंने ये पहले 2 लेक्चर्स में भी बोला है। 2 पिलर हैं इस चैप्टर के। ये चैप्टर बेसिकली वर्क बात करता है स्किल्स के ऊपर, एक्सपर्टाइज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर और एक्सपर्टाइज के ऊपर। तो ये चैप्टर फोकस करवाता है मेनली हमें कि हम क्या करें कि हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर और बूस्ट हो। देखो बेटा, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अब तक आप जान चुके हैं क्योंकि आप इंडियन इको में जा चुके हैं, ठीक है जी। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ कंट्री के अंदर अपने 2 पिलर स्ट्रॉन्ग करने हैं, वन इज एजुकेशन एंड वन इज हेल्थ। अगर एजुकेशन स्किल्ड लोग निकलेंगे तो अपने आप इनोवेशन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंट्री ग्रोथ पकड़ लेगी, जीडीपी बढ़ेगा। तो ये सब बातें हमें ऑलरेडी पता है बेसिक्स, ठीक है। आज जो लेक्चर होने वाला है इसमें बहुत हैवी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो बची हैं इस चैप्टर की वो इस चैप्टर में कंप्लीट हो रही हैं। तो अब देखो ध्यान से समझिए, आप इस बात को बिल्कुल डिनाई मत करना, हम यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लेंगे। एजुकेशन के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी देश के अंदर, काफी टाइम से काम होता हुआ आ रहा है। 1964 से लेकर 66 में एजुकेशन कमीशन बना, मतलब उन्होंने भी एक कमेटी ने एक बात बोली एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो काफी सारा वर्क हुआ है, गवर्नमेंट्स ने भी करा है, लेकिन उस लेवल की अचीवमेंट्स अभी भी एजुकेशन सेक्टर में इंडिया में नहीं हुई है। और मैं आपको पहले दिन क्लियर करवा चुका था, इंडिया में कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता, हमेशा हर चीज इनसफिशिएंट है। अब इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश की आबादी, इट मींस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है। तो कुछ भी कर ले गवर्नमेंट, कितने ही रिसोर्स आते हैं वो मतलब कम रह जाते हैं देश के अंदर, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समझते हैं बहुत आराम से। पहली स्लाइड जो मैंने आपको फेयर बना के रखी है आप लोगों के लिए, आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन देखिए, एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। भारत में एजुकेशन, ये एमसीक्यू है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एमसीक्यू है ये बुक के पीछे, जब मैं करवाऊंगा गारंटेड स्कूल में भी कई बार मिल जाता है, तो प्लीज फोकस और ध्यान से सुने। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, भारत में जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है वो 2 फॉर्म्स में होता है, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है बेटा जीडीपी का। बहुत आराम से सुनिए, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िएगा, द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, क्लियर मेंशन करा है मैंने बेटा, 2 वे, यही एमसीक्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार जी करेगी, ठीक है, और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में, अच्छा जीडीपी क्या सर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी देश में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा उसका एक परसेंटेज निकाल के गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करती है। मान लो इस साल हमारे देश की जीडीपी है 1 लाख, हम छोटी बातें करेंगे बेटा, छोटे एग्जांपल को कंसिडर करना है, हमें टॉपिक समझना है। 6% सॉरी, जितना भी हमारे देश का जीडीपी निकला, मान लो उसका 6% हमें एजुकेशन पे खर्च करना है। तो 1 लाख हमारे देश का जीडीपी था, मतलब हमारे देश में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई 1 लाख रुपए की, तो 6% 6000 रुपए गवर्नमेंट को जाके एजुकेशन पे खर्च करना है। तो भारत में एजुकेशन पे खर्चे 2 फॉर्म में होते हैं, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है जो कि क्लियरली दिख रहा है, और एक होता है मेरे बेटा जीडीपी बेसिस, ओके। अब एजुकेशन का ही बहुत बड़ा पार्ट अभी चलता रहेगा थोड़ी देर तक, ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे इसको। अगले पॉइंट पे मेरे को आपको ये समझाना है, बहुत ध्यान से समझना, अगले पॉइंट पे 3 पॉइंट समझाने हैं मेरे को, अच्छे सुनिएगा, पहले ब्रीफिंग करते हैं फिर रीडिंग कराएंगे। बेटा जितने लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज आपको पहले एक रियल कंटेक्ट करना है। क्या पढ़ रहे हो बेटा, इंडियन इको, अपनी देश की इकोनॉमी को पढ़ रहे हो, इंडिया की, तो बहुत आराम से पहले रियल टेस्ट दे रहे हैं। बेटा आपने ना इसका नाम सुना होगा, प्राइमरी स्कूल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो 1 to 5 होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के 1 to 5 समथिंग लाइक दिस। आप लोगों ने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स होंगे, आप जहाँ पे भी बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपके घर के आसपास इधर उधर, कभी कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स दिखते हैं। हाँ सर प्राइमरी स्कूल्स तो नॉर्मली दिखते रहते हैं, मैं जब ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो हाँ सर मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ ये,
इज इट ना कंफर्टेबल? प्राइमरी स्कूल बहुत है दिखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट कंटेक्ट होता है कि गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन को जो बोला गया है, प्राइमरी एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है। अभी देखेंगे एक नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन है, देश में भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, ये जो देश में हो रहा है वो प्राइमरी एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए तो हमें इतने सारे प्राइमरी स्कूल्स दिखते हैं। गवर्नमेंट का एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइमरी मतलब 1 to 5, 1 से स्टार्ट तो हो, मतलब फाउंडेशन तो स्टार्ट हो बच्चे का, है ना, तो वो ज्यादा है। सर टर्जरी एजुकेशन, आपको देखो आप जिस इलाके में बैठे हो सबके इलाके में कोई यूनिवर्सिटी पूछ ली मैंने, बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी है तेरे इलाके में, सर यहाँ तो नहीं है, थोड़ा 3 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। कॉलेज, अरे सर अभी यहाँ तो जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरा सबसे नियरेस्ट कॉलेज लगता है यहाँ पे जो मैं देख पाता हूँ, जो आसपास लगता है वो जाकिर हुसैन लगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और प्राइमरी स्कूल बोलोगे तो जाकिर हुसैन पहुंचने में जो भी 7-8 किलोमीटर है यहाँ से, उसके बीच में प्राइमरी स्कूल 50 निकल आएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है आप क्या कंटेक्ट कर रहे हो, रट्टा नहीं लगा रहे हो। प्राइमरी एजुकेशन मतलब एलिमेंट्री, इस पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और टर्जरी एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पे सरकार के कम है। हालांकि सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए, पर ये एमसीक्यू है कि कहां पे खर्चा ज्यादा है, कहां पे खर्चा कम है। ठीक है, प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री पे ज्यादा है और टर्जरी यानी कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे कम है, इसलिए उनके नंबर्स हमें कम दिखते हैं, प्राइमरी के ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर 3। बेटा देखो, भारत विभिन्नताओं का देश है, आप सबने बचपन से सुना होगा, भारत विभिन्नताओं का देश है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हमारे देश में जो जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स में एजुकेशन के ऊपर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, उस स्टेट के एक बच्चे पे जो सरकार पैसा लगाती है वो ज्यादा है, वो है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां की गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट पर कैपिटा एजुकेशन बहुत ज्यादा करता है। और लोएस्ट पे है बिहार, ठीक है जी, लोएस्ट पे है बिहार। तो ये तुम्हारे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आप आराम से, जब मैं भी आपको एमसीक्यू कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, कोई से दिक्कत नहीं। हाँ जी, पहला पॉइंट पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। ये जो फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है 3 पॉइंट है। नंबर 1, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। सर एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी, अभी आपने बताया था, पढ़ते हैं आराम से। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो 1 to 5 की होती है बच्चों की, टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन पे ज्यादा है। शेयर ऑफ टर्जरी एजुकेशन, टर्जरी मतलब वो यूनिवर्सिटीज कॉलेज वाला जो है, हायर लर्निंग लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटीज इज द लीस्ट, तो वहां पर कम है। ये दो आपके एमसीक्यू कंडक्ट हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, मैंने क्लियरली करा है, एक्सपेंडिचर ऑन टर्जरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्जरी पे भी खर्चा करना, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पे, क्योंकि टीचर्स अच्छे क्वालिफाइड स्किल्ड लोग वहां से निकलेंगे, तो सरकार को उसको भी प्रमोट करना ही चाहिए। ऑन एन एवरेज, ध्यान दीजिएगा, ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट spends less on clearly मैंने mentioned। आप बहुत कंफर्टेबल जोन में चल रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही कंफर्टेबल जोन में, बड़े आराम से, बिल्कुल जो मेरा कंटेंट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है एज इट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बुक्स में इधर उधर में बहुत भर भर के लिखा हुआ है, यूज ही नहीं है मेरे भाई, आप मेरे को सुन लो, स्टोर कर लो, बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट नोट्स ये स्क्रीन के ऊपर है, आपको यही लगा देना है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, चाहे प्री बोर्ड वगैरह पे ट्रायल करके देखो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो जितना यूज में है मैं उतना ही बता रहा हूं कि भाई ज्यादा जो एक्स्ट्रा सुना वो मैं सुना रहा हूं आप कनेक्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा लिखना यही प्रिसाइज करा है, छोटा छोटा यही लिखता रहा हूं। अब मैंने स्टेट का बताया था, सर हमें याद हो चुका है, प्लीज आगे बढ़िए। सिक्किम में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर पर बच्चे पे, और बिहार में कम। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट्स, द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिफर्स अक्रॉस स्टेट्स, हाई इन सिक्किम। हाईलाइट कर रहा हूं मैं, अच्छे से इमेजिन करो सर्कल में। बेटा 20 एमसीक्यू है फाइनल में, ध्यान दीजिएगा, 20 एमसीक्यू है, 10 सेक्शन ए में, 10 सेक्शन बी में, 10 सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 10 आते हैं और इंडियन इकोनॉमी में भी 10, और ये 20 हमें लेने ही लेने हैं। 20 क्वेश्चन हमारे सही हो गए तो आपको 95 प्लस लाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, ध्यान रखिएगा। एंड लो एज इन बिहार, सबसे कम खर्चा कहां पे होता है मेरे भाई? बिहार के। अभी तक की कहानी में मैंने ये पढ़ाया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 पार्ट से होता है, जीडीपी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे परसेंटेज, और फिर ये 3 स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आराम से क्या लिखा हुआ है, इन एडुकेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अरे सर इंडिया में तो आपने बताया था सभी इन एडुकेट है, कुछ भी सफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है।
हमारे देश में ये देखिए कितना बड़ा 6 बनाया मैंने ताकि आपको याद हो, इमेजिन करिए स्ट्रीट को। हमारे देश में एजुकेशन कमीशन के जो था उसने 1964 से 66 के बीच में इस कमेटी ने एजुकेशन कमीशन कमेटी ने ये बोला कि इंडिया के अंदर एजुकेशन एक्सपेंडिचर जीडीपी का 6% होना चाहिए। प्लीज ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इसलिए इतना बड़ा लिख रहा हूं कि आप स्क्रीन को अच्छे से देखेंगे, आपके दिमाग में टैटू करेंगे, ये चीजें छपेंगी, मतलब ठीक है बेटा 6% होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इंडिया में एट द करंट सिचुएशन में भी ये 4% के आसपास ही घूम रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि एजुकेशन में आज भी खर्चा इनएडुकेट है। अब सर कई बार मेरे साथ बच्चे डिबेट करते हैं सर ऐसा क्यों है, तो बेटा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हमारे देश की गवर्नमेंट के पास बाकी सारे अपने खर्चों के लिए बहुत फंड्स होते हैं, चुनाव के लिए फंड्स होते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए फंड्स होते हैं, लेकिन ये चीज वो 6% जो 1964 में एजुकेशन कमीशन ने बोली थी आज तक नहीं हो पाई। इसीलिए एजुकेशन का स्टेटस जो है आज भी इंडिया में उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर एडवांस कंट्रीज में होता है ना, जिस लेवल पर एडवांस कंट्रीज में होता है। तो ये है इनएडुकेट एक्सपेंडिचर का पूरा पॉइंट, आप ध्यान से समझते हैं। हाँ, सरकार ने नो डाउट काम करे हैं, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए मिड डे मील जैसे कॉन्सेप्ट्स भी चालू करे हैं, लेकिन वो इनएडुकेट है, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो चीजें। चलिए जी पढ़ते हैं आराम से। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल कई बार ऐसा ही सैंपल पेपर में देखने को मिला है ये क्वेश्चन जो हम नोट्स पे पढ़ रहे हैं। इनएडुकेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बिल्कुल है जी, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। चलो, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी लेस as compared to the desired level of education, जितना होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट बेटा, लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर रिकमेंडेड बाय वेरियस कमीशंस, ध्यान देना। लगभग मैंने क्या बोला था 1964-66 में कमीशन ने डिक्लेयर करा था 6% वाला कॉन्सेप्ट। मोर देन 40 इयर्स हो चुके हैं, काफी ज्यादा साल हो चुके हैं यार, अब 2026 में बैठे हैं। ठीक है, द एजुकेशन कमीशन जो 1964 से 66 में उसने क्लियर कर दिया था, बेटा इसका क्वेश्चन है बुक के पीछे, हैड रिकमेंडेड दैट एट लीस्ट 6% ऑफ जीडीपी, जो भी हमारा जीडीपी के बेसिस पे खर्चा होता है वो 6% होना चाहिए, शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। लेकिन दुर्भाग्यवश जो मैंने आपको बताया, हाउएवर द करंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज लिटिल मोर 4% के आसपास ही घूम रहा है, व्हिच इज क्वाइट इनएडुकेट, नहीं हो पा रहा। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, इसमें एजुकेशन कमीशन को इंट्रोड्यूस करवाता है, बोल देती है। आप एक बार इसको देख लीजिए बेटा, मैं एक बार आपको सारी स्लाइड्स दिखाता हूं अभी आज की क्लास जहां से हमारी शुरू हुई है, क्योंकि आज बहुत छोटी कहानियां बची हैं इस चैप्टर में, फटाफट खत्म कर देंगे। एजुकेशन खर्चे 2 पॉइंट्स में होते हैं, एलिमेंट्री पे ज्यादा खर्चा होता है, प्राइमरी पे टर्शरी पे कम होता है, सिक्किम पे ज्यादा होता है और बिहार में कम होता है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर इनएडुकेट है हमारे कंट्री के अंदर, एजुकेशन कमीशन ने 6% बोला था, आज भी 4 ही होता है। चलिए जी नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं। बहुत देर तक एजुकेशन की बातें चल रही हैं, बहुत आराम से आपको कॉन्सेप्टली मैं चीजें समझाने वाला हूं, इसलिए बहुत स्लो भी बोल रहा हूं आज, क्योंकि बारीकियां हैं आज के लेक्चर से आपको पेपर में एमसीक्यू टैकल्स होंगे। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। हालांकि ये वाली कमेटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ नहीं है, तापस मजुमदार कमेटी जो 1988 में बनी थी, ठीक है। तापस, देखो 3-4 डेट्स हैं इसके अंदर, एक एजुकेशन कमीशन की डेट आई है, एक तापस मजुमदार कमेटी जो 1988 में बनी थी बाय द जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसका टास्क था इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट कराना 6 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए, कि उनके लिए एजुकेशन क्या हो जाए, यहाँ पर एक लाइन आई है, ये हो जाए, कंपल्सरी हो जाए, सब बच्चे पढ़ने चाहिए, तभी तो इंडिया के एजुकेशन सेक्टर्स आगे बढ़े। अब अगर मैं यहाँ पर एट द मॉडर्न टाइम पे बात करूं कि भारत सरकार ने मिड डे मील चलवाया था, कि ऐसा एक्सक्यूज था, देखो भारत में गरीबी भी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी, तो कई सारे रूरल साइड में, जो इसके बाद के चैप्टर्स भी हैं हमारे, रूरल साइड में कई जगहों पे पेरेंट्स ये बोलते थे कि हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाते स्कूल, क्योंकि अगर वो सुबह स्कूल जाएंगे तो मेरे भाई वो काम करके जो कमा के लाते हैं वो खाएगा क्या। तो भाई सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाला, आपको खाने की टेंशन है, खाना उसको स्कूल में मिलेगा, मिड डे मील स्कूल में मिल जाएगा, बच्चे को पढ़ने भेजिए। अटेंडेंस 100% लाने की कोशिश थी स्कूल्स के अंदर, बट नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स है भाई हमारे देश के अंदर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इन चैप्टर्स को पढ़ के एक बात आपको समझ में आ रही है, अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स है, बुक्स है, एजुकेशन के लिए टीचर्स है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो प्लीज जीतोड़ मेहनत कीजिए। बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे मेरे भाई, तुम्हें मौका मिल रहा है तो प्लीज पढ़िए, अपने स्किल को अपडेट करिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीजिए, जो मैंने आगे पढ़ाया था आपको,
रिसोर्स में कि भैया अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अच्छा कीजिए, स्किलफुल बनिए, हायर प्रोडक्टिविटी कीजिए, मजे लीजिए लाइफ के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तापस मजुमदार कमेटी यही बोलती है जो 1988 में आई थी कि ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 इयर्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब सुनिए क्या हुआ, देखो सरकार ने काम करा है, नो डाउट। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हमारे देश में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। ये दो तीन बातें एक साथ समझ लो, बहुत अच्छे से रखना भाई। राइट टू एजुकेशन एक्ट का क्वेश्चन है, 2009 में आया। इसके अंदर भी सेम बात बोली गई, 6 to 14 इयर्स के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। इसका एमसीक्यू पक्का आता है, तापस मजुमदार का नहीं आता है। 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आए टू मेक फ्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू ऑल द चिल्ड्रन एट द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इयर्स के बच्चों को मिलेगा। ये ईयर जो लिख रहा हूं ना मैं, 6 to 14 इयर्स का बच्चा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में कौन से साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री करा गया था, 6 to 14 इयर्स के लिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है 2009 में। देखो गवर्नमेंट ने काम करा है, नो डाउट, उसी को हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करा है। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर एजुकेशन एसेस 2% का। एजुकेशन एसेस 2% का क्वेश्चन ये होता है, इसको एक बार मैं समझा देता हूं आपको। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट को भी फंड्स चाहिए, तो गवर्नमेंट ने 2% एसेस लॉन्च करा एजुकेशन का। क्या सीन होता है इसका, मान लेते हैं बेटा आपके फादर साहब की इनकम है 10 लाख रुपीस ईयरली। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एसेस को समझते कैसे हैं, वरना मैं आपको बोल दूं बेटा 2% पे टिक कर दियो, जब भी एजुकेशन एसेस आ जाए आप लगा देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं क्या भाई, ठीक है, आपके फादर की इनकम है मान लो 10 लाख रुपए, और मान लो भारत सरकार बोल रही है कि हम 10% टैक्स लेंगे, तो बेटा 1 लाख रुपए बन गया उनका टैक्स अमाउंट। ठीक है बेटा, अब ये जो 1 लाख रुपए टैक्स का अमाउंट है उस पे 2% एसेस लगेगा एजुकेशन का। 1 लाख का 2% 2000। तो आपके पापा की जेब से इंडियन गवर्नमेंट लेगी 1,02,000 रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए जाएगा सरकार के खाते में और 2 लाख रुपए जाएंगे एजुकेशन के लिए। तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं, इस देश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, जो एजुकेशन पे सरकार खर्चा कर रही है, उसमें हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे देश का। ठीक है, जिसे बोलते हैं एजुकेशन एसेस 2%। तो अब मिस्टर शाहरुख खान है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, उनका जो टैक्स अमाउंट बनने के बाद उनका चार्टर अकाउंटेंट 2% और ऐड ऑन करता है उसमें एजुकेशन एसेस, तो वो भी 2% एक्स्ट्रा दे रहे अपने टैक्स अमाउंट पे फॉर इंडियन गवर्नमेंट को एजुकेशन चलाने के लिए भारत के अंदर। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। Government of India has started levying a 2% education cess and all union taxes. और क्या प्रमोशन करी सरकार ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मेरे भाई? In addition to this amount, the government sanctioned a large outlay. Outlay मतलब खर्चा भाई, outlay मतलब expenditure, outlay मतलब expenditure, ठीक है? For the promotion of higher education, higher education को प्रमोट करने के लिए सरकार ने लोन्स की स्कीम्स चालू करी ताकि बच्चे लोन पे लेके एजुकेशन लोन लेके भी आगे बढ़े। किसी भी हद तक हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस चैप्टर को पढ़ के आपका दिमाग थोड़ा सा भी खुल रहा है, प्लीज डू योर बेस्ट, जान लगा दो अपनी करियर को बनाने के लिए, स्किलफुल बन जाओ, फिर भविष्य में आपके अंदर अपने आप चेंजेस आएंगे सोसाइटी के लिए, आप दूसरे बंदे को भी चेंज करेंगे, आप किसी और को भी पढ़ाना चाहेंगे, तो आगे का कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये है भाई, हम आए हैं यहाँ पर तो भाई हमें कुछ बेस्ट देके जा रहे हैं। ठीक, इतनी सी बात है इस चैप्टर के अंदर, पूरा यहां तक क्लियर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक आएगा, देखिए बेटा, ये 3 चीजें हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, कई बार पूछता है। 3 चीजें हैं, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। डिफाइन, देखो मैं इसमें ना पहले एक काम करता हूं, पहले ये वाला समझाता हूं, ये बहुत इजी है पहला वाला, ये वाला पहले ये समझा रहा हूं बेटा। डिफाइन प्राइमरी कॉम्प्लेक्शन रेट, डिफाइन प्राइमरी कॉम्प्लेक्शन रेट, नाम से ही पकड़ में आ रहा है जी। 1 साल के अंदर प्राइमरी स्कूल से कितने बच्चे पास आउट हुए, इसे बोलते हैं, परसेंटेज में देखते हैं। सर प्राइमरी स्कूल तो मुझे पता है 1 to 5 आपने पढ़ा है सर, इस पे गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है। यस, तो 1 साल के अंदर प्राइमरी कॉम्प्लेक्शन रेट ये होता है कि 1 साल के अंदर हमारे देश के प्राइमरी स्कूल से कितने बच्चे पास आउट हुए। डेफिनेटली अगर ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं तो इट इज गुड कि एजुकेशन बढ़ रहा है, बच्चा स्कूल आ रहा है ना। तो इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स
कंप्लीटिंग लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्शन रेट। और ये तीन जो रेशियोस लिखे अभी पहले समझ लेते हैं, प्राइमरी वाला समझ में आ गया आप लोगों को। अब आ जाओ ऊपर फर्स्ट वाले पे, अडल्ट लिटरेसी रेट। अडल्ट लिटरेसी रेट, सर जी हमारे देश के अंदर जो अडल्ट पॉपुलेशन है, हमारे देश के अंदर जो अडल्ट पॉपुलेशन है, उन अडल्ट पॉपुलेशन में से कितनी जनसंख्या पढ़ लिख सकती है, समझ सकती है, लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट, ठीक है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, ये देखो, लिटरेट अडल्ट, पढ़े लिखे, टू दी टोटल अडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री। पूरी पॉपुलेशन नहीं ली है हमने भारत की, अडल्ट पॉपुलेशन में कितने अडल्ट पढ़े लिखे। मान लो हमारे देश में 100 अडल्ट है, उसमें से 10 पढ़े लिखे हैं, तो ये है, तो कितना हो गया भाई, ऐसे समझो, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन निकालनी है हमें टोटल अडल्ट में से। जितने अडल्ट है सारे तो पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी में नहीं है, तो भाई वो है अडल्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये भी बढ़ना अच्छी बात है, इसलिए सिंबल की एजुकेशन बढ़ रहा है देश में, ठीक है। ये जो तीनों आइटम्स लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, लास्ट है यूथ लिटरेसी रेट। 15 से 24 साल के अंदर जो जनसंख्या है, 15 से 24 साल की जो जनसंख्या है, वो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ लिख समझ सकती है, तो वो लिटरेसी रेट में आती है, यानी कि यूथ लिटरेसी रेट में आती है 15 से 24। इसको ध्यान रखना। इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल एज, 15 से 24 साल का जो बंदा है, हु कैन विद अंडरस्टैंडिंग, किसी भी एक लैंग्वेज को समझ सकता है, कोई भी। लिटरेसी रेट का मतलब ही यही है, किसी भी एक लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। Read and write a short simple statement on their everyday life, तो आप यूथ लिटरेसी रेट में आते हैं। एज ग्रुप इसमें 15 से 24 का रखा गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये तीनों ही अडल्ट लिटरेसी, प्राइमरी कॉम्प्लेक्शन रेट, यूथ लिटरेसी, ये तीनों ही साइन है। अगर ये तीनों ही बढ़ रहे हैं, या ये ही जरिया है गवर्नमेंट को पता लगाने का कि एजुकेशन प्रमोट हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये तीनों ही बेस्ट पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि एजुकेशन को जज करने के लिए हम क्या क्या देखें, तो नीचे ये तीन ऑप्शन होते हैं, चौथा होता है ऑल द अबव, तो आप ऑल द अबव को टिक कर देंगे, आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड को निकालते हैं फटाफट से। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, ये मैंने ऊपर क्लियर मेंशन करा है बेटा, ऐसा ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 1 मार्क्स की ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। एमसीक्यू देखो मैं पूरा कवर कराता हूं, छूटने का रीजन आप होंगे अगर आपने ढंग से नोट्स मेकिंग नहीं करी, जो कि आपको लेक्चर्स में बताई जाएगी। क्लियर लिखा हुआ है बेटा, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ पोलियो फ्री कंट्री। इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है करंट में, बाय द WHO। तो ये हुआ था 27 मार्च 2014 के अंदर, 2014। पहले जैसे आपकी जो एज ग्रुप है अभी कम है, पहले हर संडे पोलियो बूथ पे दवाई पिलाई जाती थी, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की टीवी पे ऐड आती थी, 2 बूंद पोलियो की है जरूरी, समथिंग लाइक दिस। अब पोलियो पेशेंट्स इंडिया में नहीं है, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको इंजेक्शन या वैक्सीनेशन और उनको ड्रॉप्स घर घर जाकर पिलाती जाती है, तो पोलियो फ्री कंट्री है इंडिया। तो ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें 27 मार्च 2014 के दिन ही डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह आंदोलन नहीं, ये आपने सुना होगा डेफिनेटली। स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज लॉन्च्ड इन 2015 में, मैंने लाइन से लिखा हुआ है 2015 में सरकार ने इसको लॉन्च करा। सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका मेन टारगेट था गर्ल्स लाइफ को इंप्रूव करना, फीमेल लाइफ को इंप्रूव करना, गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स लिटरेसी रेट को इंप्रूव करना। तो ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में आया था। सर 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा होगा आपने सेकंड चैप्टर के अंदर। 5 ईयर प्लान्स आए इंडिया के अंदर, जिसे हमारे फर्स्ट पीएम जी ने लॉन्च करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 7th 5 ईयर प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू है, थर्ड वाला बार बार बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर हमें रिकॉग्नाइज्ड हुआ था कि ह्यूमन कैपिटल की भी इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल्स। 7th ध्यान देना, 2014 में पोलियो फ्री, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड 7th 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमने रिकॉग्नाइज किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। मैंने कहा बहुत बेसिक चीजें बची हुई हैं इस चैप्टर के अंदर, और सब छोटे नंबर की हैं, कोई बहुत बड़े नंबर की नहीं। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये मेरे को अच्छे से याद है, लास्ट ईयर एक स्कूल के प्री बोर्ड में था और सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर भी था, और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नोट्स मेकिंग में आता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग, कई बार 3 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाता है, तो यही आपको लिखना है एज इट इज। आप जहां पर दिक्कत में हो प्लीज मेरे को बताइएगा, अगर आपको कोई इशू लगता है तो। इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज स्किल नॉलेज,
नॉलेज जितनी वास्ट होगी अब दुनिया जीत लेंगे मेरे भाई। इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। देखो यहां पर बात हो रही है पिछले कुछ डेकेड्स में, देखो यहां पर मेंशन करा मैंने, पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया में बहुत ज्यादा नॉलेज का विस्तार हुआ है। यहां पर बेसिकली बातें ये हो रही हैं, आप पहले ढंग से इमेजिन करो, ठीक है। आप सब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, सारे के सारे आप सब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मेरा लेक्चर देख लो, आपके फोन में तरह तरह की एप्लीकेशंस है। आपको भूख लगी, आपने स्विगी जोमेटो पर खाना आपके घर के नीचे, इट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर का इतना विस्तार हुआ है भारत के अंदर कि इससे सब जुड़ गए। एंटरप्रेन्योर जुड़ गया, ब्यूरोक्रेट्स जुड़ गए, गवर्नमेंट जुड़ गई, टीचर्स, अरे भैया ऑनलाइन चल रहा है, टीचर्स जुड़ गए भाई। तो आईटी सेक्टर बहुत बड़ा। अब इससे क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। उस होटल वाले का बिजनेस बढ़ रहा है, दूर दुरार उसका खाना पहुंच रहा है। आपको कहीं जाना है, आप 2 मिनट में रैपिडो कर रहे हो या ओला उबर कर रहे हो, आपके घर के नीचे कैब आ जा रही है, उनको बिजनेस मिल रहा है, इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है तेजी से, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने वास्ट मतलब हुआ है भाई, नो डाउट। सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट्स हुए हैं। आप मोबाइल ले रहे हो, नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं आज की डेट में, यही तो कर रहा है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंडिया में ये चीज एक्सेप्टेबल हुई है। आज लगभग भैया हर बंदा जो है किसी न किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहा है, ये सब आईटी सेल्स है, समझो। अरे यही है कि हाँ भाई नॉलेज इकोनॉमी बना है। अब हम 90s से पहले जाएं तो ऐसा नहीं था, स्मार्टफोन ही नहीं था, आईटी सेक्टर कोई इतना था ही नहीं हमारा। अब हुआ ना विकसित, तो यही है, पिछले कुछ डेकेड्स में चेंजेस आए हैं इंडिया के अंदर। इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। द इंडियन, क्लियर लिखा हुआ है बेटा, सॉफ्टवेयर सब यूज कर रहे हैं, हम भी आप भी, है ना। इंडस्ट्री हैज बीन शोइंग एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड ओवर पास्ट डेकेड्स, पिछले कुछ सालों के अंदर। एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, आर नाउ एडवांसिंग व्यू। इलेक्शंस में यूज हो रहे हैं, प्रचार में यूज कर रहे हैं सेल्स को वो लोग, अबाउट हाउ हर किसी को, इससे सबकी ग्रोथ हो रही है भाई। अबाउट हाउ इंडिया ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कि कैसे इंडिया अपने आप को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफर करे बाय यूजिंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा मैं अच्छे से आपको कनेक्ट कर रहा हूं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, आप सब नॉलेज बेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आईटी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी हो ही रहा है भाई। कितने लोगों का घर चल रहा है उबर से, कितने लोग स्विगी जोमेटो से अपना घर चला रहे हैं, ब्लिंकिट और भी मैनी। हम जैसे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो आप दूर रह के भी आपका काम चल रहा है, इट इज ग्रोथ, है ना। IT can make existing assets and process more effective and efficient. Business sector large scale पे पहुंच रहा है। However, for this basic infrastructure needs to be developed. पूरा देश के अंदर भाई बहुत जरूरी है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि हम IT सेल्स को और आगे प्रमोट कर सकें। ये पूरा कॉन्सेप्ट था नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का, और बहुत बेसिक से। हाँ यार, आज की डेट में हर बंदा भाई जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना, वो भी ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहा है यार, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आईटी सेल को यूज कर रहा है। तो ये है भाई पूरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कराने से पहले मैं आपको 2 मिनट दूंगा, ठीक है। जितने मैं स्लाइड निकालूंगा आपको सिर्फ 2 मिनट है मेरे भाई। आप पहले लेक्चर में जाइए, या आपने नोट्स बना रखे तो उसको ओवरव्यू करिए, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। ये मैंने आपको पहले दिन करवाया था फर्स्ट लेक्चर, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का और अच्छे से यूज होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, देन हम आगे निकल जाएंगे, चैप्टर वाइंड अप कर देंगे मेरे भाई। सिर्फ स्लाइड चेंज करने तक का टाइम, आप नोट्स पे एक बार नजर घुमा लीजिए, या लेक्चर 1 को देखने के बाद ही अगला क्वेश्चन आप मूव करिएगा, ठीक है। फटाफट मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, तब देख लीजिए। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन। चलिए जी बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसलिए बिल्कुल अंत में हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल पूरा पढ़ाया गया आप लोगों को। सर ह्यूमन कैपिटल में मैंने आपको स्किल्स की बातें बताई थी, सोर्स बताया था उसका, ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, काम को एक लिमिटेड टाइम पे करना, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, है ना। सर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है फिर? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। फर्क क्या है, बहुत पोलाइट एग्जांपल के साथ आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट? एक इमेजिनेशन करो, बहुत डीप इमेजिनेशन करो, ठीक है, बहुत इमेजिनेशन करो। आपकी क्लास में जो
लड़कियां हैं, देखो कोई पर्सनलाइज नहीं होगा, हम दो एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। लड़कों का हम अभी थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम लड़कियों को लेके चल रहे हैं, जो फीमेल हैं उनको लेके चल रही हैं, गर्ल्स को, ठीक है। एक क्लासरूम चल रही है, मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन में, एक क्लासरूम में मैं ही पढ़ा रहा हूं, अब उसमें 20 लड़कियां बैठी हुई हैं, सबको सबके पेरेंट्स सबके ऊपर सेम एजुकेशन लग रही है, सेम टीचर है, सेम हेल्थ है, सेम हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है, सब कुछ सेम हो रहा है, सब सेम ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भविष्य में इनमें से कुछ जो है वो प्रोडक्टिविटी करेंगे, कहीं पर जॉब करेंगे, कोई कहीं मैनेजर होगी, कोई कुछ होगी, सब इट इज डेफिनेट, ओके। प्रोडक्ट अपनी एजुकेशन से उन्होंने अपनी स्किल बना के ये सब करा, ठीक है। और ये है, देखो कोई चाहे या ना चाहे, इसमें कोई माइंडसेट वगैरह नहीं जज कर रहे हम, किसी का कुछ नहीं जज कर रहे हम, कॉन्सेप्ट समझ रहे मेरे भाई। क्या है कि कुछ लड़कियां हो सकती हैं, मे बी पॉसिबल, और ऐसा होता है, जो डेटा है रियल वर्ल्ड का, कि कुछ जो है वो सेम क्लासेस में पढ़ी बड़ी, सब कुछ हुआ, उनके पास भी नॉलेज है, स्किल्स है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं घर में, सब कुछ है, वो क्वालिफाइड है, बट वो हाउसवाइफ बनी एंड उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं करा, या उनकी चॉइस थी, उनको ठीक है यार लाइफ सेट हो गई, फैमिली बन गई, इज इट कंफर्टेबल, ठीक है। उन्होंने कहीं पे कोई जॉब या किसी मैनेजर या कुछ नहीं बनी, वो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं करी, बट एजुकेशन है उसके पास, हेल्थ है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब जब बंदा अपनी वैल्यू एड ऑन करता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल फोकस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी, कि आपको प्रोडक्टिविटी करनी है। अब जैसे मैं इतना इको पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा फिर मेहनत करी, इको पढ़ाता हूं, मैं कुछ प्रोडक्टिविटी करता हूं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूं, प्रोडक्शन लेकर आ रहा हूं। अब मान लो मैं पढ़ा लिखा तो हूं, पर मैं घर बैठा हुआ हूं, मैं घर के काम कर रहा हूं, मेरे को ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ाना बंद कर रखा है, मैं घर पे बैठा हूं, मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, मेरे पापा पे ऑलरेडी बहुत जमीनें थी, मैं ऐसे चल रहा, तो इट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं पढ़ा लिखा तो था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके मम्मी और पापा मान लो दोनों सेम है, सेम पढ़ाई करी, उन्होंने एमबीए करा हुआ है टॉप कॉलेज से, सेम कॉलेज से, पापा जो है तभी से वर्किंग है, वो लेबर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, मम्मी जो घर चला रही है, तो मम्मी ह्यूमन डेवलपमेंट में आएंगी, पढ़ी लिखी है वो, उनका डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन का, बट ह्यूमन कैपिटल में कंसीडर नहीं हो रहा कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो ये है मेन पंचेस का, दोनों में फर्क समझो, ठीक है। अब सुनो, लड़कों को मैंने इसमें नेगलेक्ट इसलिए करा था, कोई जेंडर बायस नहीं है, क्योंकि लड़कों के पास थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा, उनको बाहर जाकर कुछ प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, पैसे लाने पड़ेंगे, तभी उनकी लाइफ चलेगी। उनके पास जिसे बोलते हैं ऐसे नहीं हो पाएगा उनका कि ठीक है आ रहा है नॉलेज लेके बैठ जाओ, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लड़के तो ह्यूमन कैपिटल में ही जाते हैं मोस्टली, गर्ल्स के साथ दोनों कैटेगरीज खुलती हैं, तो इसलिए हमने डिस्कस करा। ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज मींस टू, ये देखो क्लियर मेंशन कर रहा है, लेबर प्रोडक्टिविटी, और इसके बारे में मैंने पूरा पढ़ाया पीछे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस हुआ, माइग्रेशन करके भी, माइग्रेशन वाला पॉइंट भी जब पढ़ाता है, यही तो पढ़ाते हैं वहां जाकर फिर ज्यादा अर्निंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को समझते हैं। इन ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन और हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग, बिकॉज वेल बीइंग बन रहा है आपको, अच्छी वाइफ बनी वो या अच्छा फैमिली बनाया उन्होंने, तो इट इज लाइक समथिंग, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ी लिखी है, बच्चों को पढ़ा रही है, काफी अच्छा माइंडसेट है, घर का फाइनेंस अच्छे से मैनेज हो रहा है, and ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choice which they value। यहाँ पर कहीं पर पैसा उन्होंने जनरेट नहीं करा, पर ये चीजें भी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट तो हुआ है ना, तो ध्यान से दोबारा से पढ़ लेते हैं। वेल बीइंग, ह्यूमन वेल बीइंग, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव टू रीड टू एबिलिटी, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ समझती हैं, तो लाइफ। ह्यूमन कैपिटल जो होता है इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, नैरो, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी की बात होती है, उसी पे ही हम कंसीडर करते हैं। एज ए ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज अ मींस टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंसान का दिमाग खुलता है, वास्ट होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन का वेलफेयर होता है, शुड be increased through investment in education and health, अपने आप का वेलफेयर करता है, पढ़ा लिखा इंसान सही डिसीजंस लेता है, लाइफ में अपने बच्चों को सही संस्कार देता है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है बेसिकली। इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट, इससे वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता, हायर लेवल प्रोडक्टिविटी। देखो एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ लिख के अच्छे पैसे ही कमा लो, तो ये तो ह्यूमन कैपिटल है, आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं, आप एक वेल बिहेव इंसान हैं, आप अच्छे से सब मैनेज करते हैं, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बता रहा है, सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, डू नॉट मेंशन कर रहा है उसमें।
ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था, मैंने बहुत कोशिश करी, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसके अंदर, मैंने बहुत पोलाइट एग्जांपल से ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल को समझाने की कोशिश करी है, और मैंने आपको 2 मिनट पढ़ने के लिए भी दिया था कि ह्यूमन कैपिटल को एक बार पढ़ लीजिए डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। चलिए ना, लास्ट एक छोटा सा एमसीक्यू बचा है हमारा, खत्म। देखो एंड लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू है, सिर्फ पूछा हुआ है कि नेशनल एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है भारत में, बस 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा बेटा पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। 3 लेक्चर्स में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट कर दिया है। बेटा अब बारी है हमारी, मैं इसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिसेस कराऊंगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिसेस कराऊंगा, तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में। 3 लेक्चर्स में चैप्टर शटडाउन है, वो बोनस है, अगर नहीं भी कराया तो आप उससे भी कर सकते हो, के पीछे दिया हुआ तो मैं फिर भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट में मिलेंगे, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज वैल्यू एड ऑन करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी लेक्चर्स को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अच्छा बेहतर कर सके इकोनॉमिक्स में। मेरा मोटिव यही है कि इकोनॉमिक्स में हर बच्चा अच्छा स्कोर लाए, उसका माइंड जो है इतना शार्प हो कि वो हमारी इकोनॉमी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। चलिए बेटा गुड बाय। हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लेवल पर आप शेयर करें थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अच्छा सीख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।